प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहलगाम में हुए हमले के वक्त सऊदी अरेबिया में थे, वो फौरन अपने दौरे को बीच में ही रद्द करके भारत लौटे और अगले दिन 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। CCS की ये बैठक 2 घंटे से भी ज्यादा चली और इसमें पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए गंभीर चर्चा हुई। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली थी, जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक शैडो ग्रुप है। लेकिन असल में TRF या लश्कर-ए-तैयबा तो बस मोहरा थे। इस आतंकी हमले की जड़ें इतनी गहरी है कि ये जड़ें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार तक पहुंचती है। दरअसल पाकिस्तान अभी एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। वहां की सरकार पहले से ही लड़खड़ा कर चल रही है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के अलग अलग राज्यों में भयंकर अस्थिरता का माहौल है। पता नहीं आने वाले वक्त में पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा अलग होकर नया देश बन जाए। सबसे बुरा हाल बलोचिस्तान का है, जिसे पाकिस्तान से आजाद करने के लिए बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तान सरकार की नाक में दम कर रखा है। इसके अलावा पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमराने की कगार पर खड़ी है और उसे विदेशी कर्जे पर गुजारा करना पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने अपनी समस्याओं को हल करने के बजाय भारत में अशांति फैलाने पर ज्यादा ध्यान दिया, ताकि इससे न केवल पाकिस्तान की जनता का ध्यान जरूरी मुद्दों से हटाया जा सके, बल्कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला करके भारत की एकता, खुशहाली और तरक्की पर भी चोट की जा सके। आर्टिकल 370 के हटने के बाद पिछले 2-3 सालों में जम्मू और कश्मीर में टूरिज्म बढ़ने लगा था, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा था। यही सुख शांति पाकिस्तान से देखी नहीं जा रही थी। वो जिन कश्मीरी नौजवानों को बहला फुसलाकर भारत के खिलाफ करता था, भारतीय सेना पर पथराव करवाता था, उसे वहां के नौजवानों के रोजगार मिलते ही चिंता सताने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके आतंकी मंसूबों का क्या होगा। पाकिस्तान फिर से जम्मू कश्मीर में नफरत और हिंसा चाहता था, लोगों को मजहब के नाम पर भड़काना चाहता था। इसलिए उसने TRF और लश्कर-ए-तैयबा के जरिए पहलगाम टेरर अटैक की घिनौनी साजिश को अंजाम दिया। लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा गया, ताकि दोनों धर्मों के लोग भारत में एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। हिंदू मुस्लिमों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दे और मुस्लिमों के अंदर हिंदुओं के लिए नफरत का जहर घुल जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने हमले से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों और सरकार के लोगों के सामने अपनी स्पीच में ऐसा ही एक कम्युनल बयान भी दिया था, जिसमें उसने बड़ी शान से कहा था कि पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाए, हम हिंदुओं से अलग है, हम एक नहीं है। इसी बुनियाद पर ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और पाकिस्तान की आने वाली सभी पीढ़ियों को ये बात सिखाई जानी चाहिए। जिस देश का आर्मी चीफ ऐसी नफरती सोच रखता हो, वो देश आतंक के अलावा दुनिया को और क्या ही दे सकता है। इसी वजह से भारत सरकार इस बार पाकिस्तान पर ऐसा शिकंजा कसने का मन बनाती है जो उसकी कमर तोड़ कर रख दे। CCS की बैठक में भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे सख्त फैसले लिए गए जो इससे पहले कभी नहीं लिए गए थे। भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करते हुए 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। ये कितना बड़ा फैसला है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से कई आतंकी हमले किए जा चुके हैं और दोनों देशों के बीच 1965, 1971 और 1999 जैसे युद्ध हो चुके हैं। लेकिन फिर भी भारत ने कभी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया था। ये पहली बार है जब ऐसा हुआ है। इसका पाकिस्तान पर कितना बुरा असर पड़ेगा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की 80% खेती के योग्य जमीन सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी पर निर्भर है। इस पानी का 90% से ज्यादा हिस्सा सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में पाकिस्तान में लाइफलाइन कही जाने वाली सिंधु और सहायक नदियों के पानी को भारत द्वारा रोकने से पाकिस्तान और उसकी इकोनॉमी पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जो पहले से ही रेंग रही है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पहले भारत पाकिस्तान को नदियों के पानी के बहाव और उससे जुड़ी अन्य जानकारियां शेयर करता था, लेकिन अब भारत न केवल नदियों का पानी रोक सकता है, बल्कि बिना कोई अलर्ट दिए सभी नदियों का पानी एक साथ छोड़ भी सकता है। इस तरह पाकिस्तान को कभी सूखे का सामना करना पड़ सकता है, तो कभी वहाँ बाढ़ जैसी सिचुएशन बन सकती है। इसके बाद भारत सरकार ने अटारी चेक पोस्ट को बंद करने का दूसरा बड़ा फैसला लिया। पाकिस्तान में इसी पोस्ट से सोयाबीन, मुर्गे का दाना, सब्जियां, प्लास्टिक दाने और लाल मिर्च समेत अन्य सामान भेजा जाता है। इसके बंद होने से पाकिस्तान को हजारों करोड़ का नुकसान हो सकता है। तीसरा फैसला सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम SVES वीजास को रद्द करने का लिया गया। चौथे फैसले के तहत भारत में मौजूद हर पाकिस्तानी नागरिक को अगले 48 घंटे के भीतर देश छोड़कर वापस जाने का आदेश दिया गया और पाकिस्तानी नागरिक अब भारत का दौरा नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ा झटका उन पाकिस्तानी मरीजों को लगा जो अच्छे और सस्ते इलाज के लिए इंडिया के हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे थे। इन फैसलों से उन महिलाओं को भी झटका लगा जिन्होंने शादी पाकिस्तान में की थी, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ भारत में रह रही थी।
इसके बाद 5वें फैसले के तहत नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात पाकिस्तान डिफेंस एडवाइजर्स को 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ने के निर्देश दे दिए गए। हाई कमीशन में पाकिस्तानी स्टाफ की संख्या भी घटाकर 55 से 30 कर दी गई। इसके अलावा सरकार ने बाद में पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स, क्रिकेटर्स और इन्फ्लुएंसर्स के यूट्यूब और एक्स अकाउंट्स भी इंडिया में बैन किए, जो इंडियन ऑडियंस से व्यूज बटोर कर पैसे कमाते थे। भारत सरकार के इन सभी कड़े फैसलों से साफ झलकता है कि भारत इस बार पाकिस्तान के आतंकवाद पर जरा भी ढील नहीं बरतने वाला है। सीसीएस की बैठक में सख्त फैसले लेने के बाद अगले दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इसके बाद एनआईए ने इस हमले की जांच शुरू कर दी, जो अभी तक जारी है। साथ ही इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को ढूंढने के लिए इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। 3 आतंकियों के पोस्टर भी जारी कर दिए गए और जिन लोकल लोगों ने उन आतंकियों को पनाह दी थी, उन पर भी शिकंजा कसा जाने लगा। लश्कर ताइबा के कई ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। सैकड़ों लोकल लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाने लगी और ऑपरेशन के दौरान आसिफ शेख और आदिल ठोकेर जैसे कई आतंकियों के घरों को एक्सप्लोजिव से तबाह कर दिया गया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें 6 पैरा एसएफ के हवलदार झंटू अली शेख शहीद हो गए। इस बीच जम्मू कश्मीर में सक्रिय 14 लोकल आतंकियों की सूची जारी की गई, जिन्होंने पाकिस्तानी दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक्स और जमीनी सहायता के अलावा सुरक्षित पनाह भी मुहैया कराई थी। इनमें 3 हिजबुल मुजाहिदीन, 8 लश्कर और 3 जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं। भारत की इस कड़ी प्रतिक्रिया को देख पाकिस्तान और उसके आतंकियों पर ऐसा असर हुआ कि जिस आतंकी संगठन टीआरएफ ने पहले इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, वो भी भारत की कार्रवाई से घबराकर अपने बयान से पलट गया। टीआरएफ ने अपनी बात से पलटते हुए कहा कि उसका अकाउंट हैक हो गया था और उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत की सख्ती से घबराकर भारत सरकार से अपील की कि पाकिस्तान की सरकार न्यूट्रल रहकर इस हमले की जांच में भारत की मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन भारत ने 2016 जैसी गलती इस बार नहीं की। 2016 में जब पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ था, तब दोनों देशों के बीच ये तय हुआ था कि दोनों देशों की इन्वेस्टिगेशन टीम एक दूसरे के देशों में आकर इस हमले की जांच करेंगी। भारत सरकार ने पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन टीम को जांच के लिए भारत आने दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की इन्वेस्टिगेशन टीम को पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं दी थी और पठानकोट अटैक को फॉल्स फ्लैग बताकर हमले के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। जब पाकिस्तान ने देखा कि भारत अब अपनी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा, तो उसने भी बौखलाकर शिमला एग्रीमेंट रद्द कर दिया और अपना एयर स्पेस इंडियन प्लेन्स के लिए बंद कर दिया। भारत की तरफ से की गई 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक का पाकिस्तान की सेना में ऐसा डर है कि पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान की सेना लगातार एलओसी पर फायरिंग कर सीज फायर का वायलेशन कर रही है। उसे डर है कि कहीं इंडियन कमांडोज पिछली बार की तरह इस बार भी उसकी पनाह में बैठे आतंकियों और उनके कैंपों को ढेर ना कर दे। पाकिस्तान का एक खौफ तब और बढ़ गया जब पीएम नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को देश के हायर डिफेंस ऑफिसर्स के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि देश से आतंक को खत्म करने के लिए हमारी सेना कोई भी एक्शन लेने के लिए पूरी स्वतंत्र है। जवाब कब और कैसे देना है, ये तय करने के लिए सेना को खुली छूट है। जहां अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और सऊदी अरब जैसे दर्जनों देशों ने पाकिस्तान के आतंकवाद की निंदा करते हुए खुद को भारत के साथ बताया, तो वही चाइना पाकिस्तान को अपना समर्थन दे चुका है। पाकिस्तान के अलावा अगर कोई ऐसा देश है जो भारत को हमेशा नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वो चाइना है। जब से अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर शुरू हुई है, तब से अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत को हो सकता है। चाइना के इन्वेस्टमेंट्स भारत में आएंगे, जिससे चीन की इकोनॉमी को झटका लगेगा और भारत की इकोनॉमी की रफ्तार और भी बढ़ जाएगी। आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और एक्सपर्ट्स के हिसाब से 2028 तक भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ऐसे में चीन के लिए भारत का इतना कामयाब होना उसे अपने लिए और भी बड़ा खतरा लग रहा है, जिस वजह से वो भारत के खिलाफ जाने के लिए पाकिस्तान और उसके आतंकवाद का समर्थन करने को भी तैयार है। ऐसे में भारत के लिए जम्मू कश्मीर में बार बार होते आतंकी हमलों पर फुल स्टॉप लगाना बेहद जरूरी है। सोचने वाली बात है कि आखिर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बार बार कैसे आतंकी हमले करवाने में सफल हो जाता है। 1980 के दशक में पंजाब में भी पाकिस्तान ने भारत को तोड़ने की कई साजिशें की थी। पाकिस्तान ने मिलिटेंट्स को हथियार और पैसे देकर पंजाब को भारत से अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत सरकार ने कई बार के प्रयास के बाद पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करके पंजाब को मिलिटेंसी के मुंह से बाहर निकाल लिया था। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं हो पाता?
कई दशकों की उथल पुथल के बाद भी आखिर क्यों पाकिस्तान की साजिशों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सका है? दरअसल पंजाब की स्थिति को भारत सरकार इसलिए काबू कर सकी क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का पंजाब पर पूरा कंट्रोल था। इसके अलावा पंजाब में सेपरेटिस्ट को लोकल लोगों का सपोर्ट नहीं था, इसलिए पाकिस्तान के मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति पंजाब से बिल्कुल अलग है। 1947-48 के फर्स्ट कश्मीर वॉर के बाद से जम्मू एंड कश्मीर का करीब 35% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के नाम से जाना जाता है। पीओके को ही पाकिस्तान ने आतंक का अड्डा बनाया हुआ है। पीओके की ज्योग्राफिकल कंडीशंस आतंकियों को भारत में घुसपैठ का एक आसान रास्ता प्रदान करती है। घाटियों, पहाड़ों, घने जंगलों और कमजोर फेंसिंग वाली एलओसी से होकर आतंकी आराम से भारत में दाखिल हो जाते हैं। कई जगहों पर तो एलओसी की सुरक्षा सिर्फ कंटीली तारों तक सीमित है। पाकिस्तान और उसके आतंकी गुट भारत के कश्मीरी मुस्लिमों को भी जिहाद और जन्नत के नाम पर भड़काकर अपने साथ शामिल कर लेते हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर में जितने भी हमले हुए हैं वो सब लोकल लोगों की मदद से ही पॉसिबल हुए हैं। कुछ कश्मीरियों की मदद से ही आतंकियों ने पीओके के अंदर कई जगहों पर लंबे लंबे टनल बना रखे हैं जो सीधा भारत में खुलते हैं। कई जगहों पर भारतीय सेना की चौकियों से महज 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही पीओके में आतंकी लॉन्च पैड्स मौजूद है, जिन्हें पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की मदद से लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी गुटों द्वारा ऑपरेट किया जाता है। पाकिस्तान लंबे समय से भावलपुर जैसे अपने इलाकों के साथ साथ पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर और बाग जैसे एरियाज में भी आतंकवादियों की एक बड़ी खेप तैयार कर चुका है। आतंकियों को पाकिस्तान और पीओके दोनों जगह ट्रेनिंग दी जाती है। पीओके में पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में मदरसे खोले हैं, जहां युवाओं के दिमाग में बचपन से ही भारत के खिलाफ नफरत भरकर उन्हें आतंकी बनने को मजबूर किया जाता है। इन्हीं कैंप्स में आतंकियों को हथियार चलाने, विस्फोटक बनाने और उसके बाद इंडिया में घुसपैठ करना सिखाया जाता है। पठानकोट एयरबेस अटैक, उरी अटैक, पुलवामा अटैक और अभी हुए पहलगाम अटैक में आतंकियों को पीओके में ही ट्रेन किया गया था। पीओके में मौजूद आतंकी कैंपों को डिस्ट्रॉय करने के लिए भारत 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक भी कर चुका है। लेकिन इसके बाद भी पीओके में आतंक की फसल तैयार की जाती रही है। इसलिए पाकिस्तान के आतंक को खत्म करने के लिए पीओके पर भारत का कंट्रोल होना बेहद जरूरी है। जब तक जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रहेगा, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। भारत सरकार भी इस बात को अच्छे से समझती है, इसलिए कई मौकों पर नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भारत सरकार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को बहुत जल्द फिर से भारत में मिलाने की बात कह चुकी है। भारत ने जिस तरह अभी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त फैसले लिए हैं, उससे लगता है कि आने वाले वक्त में जरूर इस तरफ कदम उठाए जा सकते हैं। पीओके को अगर फिर से भारत से जोड़ दिया जाता है तो वहाँ की सिचुएशन फिर इंडियन अथॉरिटीज के अंडर होगी। वहाँ आतंकी कैंपों का खात्मा हो जाएगा और पाकिस्तानी आतंकियों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। लेकिन पीओके को भारत में शामिल करना अगर इतना ही आसान होता तो सालों पहले ही ये काम हो गया होता। इस काम में कई जरूरी पेंच हैं जो भारत के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। 1948 में भारत ने कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन में ले जाने की एक ऐतिहासिक भूल की थी, जिसका खामियाजा भारत को आज तक सहना पड़ रहा है। अगर भारत पीओके को वापस लेने की कोशिश करता है तो यूएन का इंटरफेरेंस तय है। हालांकि अब भारत के यूएस, फ्रांस, यूके और रशिया जैसे वीटो होल्डिंग देशों से अच्छे संबंध है, लेकिन चाइना पाकिस्तान के पक्ष में वीटो लगाकर एक बड़ी रुकावट बन सकता है। और अगर कूटनीति से बात नहीं बनी तो भारत को शायद पाकिस्तान से खुली जंग लड़नी पड़े। ये युद्ध लंबा चल सकता है, जिसमें देश की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। दोनों देश के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए युद्ध की स्थिति में दोनों ही ओर से न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का खतरा है। इसके अलावा अगर युद्ध होता है तो चीन अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत के खिलाफ युद्ध में शामिल हो सकता है। ऐसे में भारत के सामने दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने की एक बड़ी चुनौती होगी। इसलिए भारत को हर पहलू को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा रास्ता खोजना होगा जिससे पीओके को मजबूती से भारत में मिलाया जा सके, क्योंकि जब तक पीओके भारत का हिस्सा नहीं बनता, शायद पुलवामा और पहलगाम जैसे हमलों को कभी जड़ से नहीं रोका जा सकेगा। आतंक को जड़ से मिटाना ही उन 26 निर्दोष लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकियों के हाथों पहलगाम में अपनी जान गंवा दी।